दोस्तों, नव्या की कहानी के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बिजनेस के सिलसिले में। अभिनव ने कहा। हाँ हाँ बोलो, राघव ने पूछा। कल दिल्ली में सप्लायर्स और डीलर्स के बीच कुछ झगड़ा हो गया है। मुझे दिल्ली जाना होगा और एक एक ग्रुप्स के मालिक भी वहां मिलने आ रहे हैं, तो वो डील भी फाइनल कराऊंगा। मिस्टर एके को आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए मैं अगले दिन तक वहीं रुकूंगा। राघव अपने बेटे की निजी जिंदगी की हलचलों में जितना परेशान थे, उसकी व्यावसायिक तरक्की देखकर उतना ही खुश थे। वे जानते थे कि बिजनेस में न्यू क्लाइंट से डील करने में उनके बेटे का कोई जवाब नहीं था, लेकिन यहाँ कंपनी कौन हैंडल करेगा फिर? अभिनव ने कुछ देर सोचा और कहा, शिवा है ना, वैसे भी उसका बीबीए फिनिश हो रहा है नेक्स्ट मंथ। अब उसे कंपनी के तौर तरीके सीखने चाहिए। आप उसे गाइड करते रहिएगा। सही कह रही हो, आज से नालायक ही कंपनी जाएगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा और शिवा को अपने कमरे में बुला लिया। अब उसे सब कुछ बता दिया। जब कुछ सुनकर शिवा की हालात खराब होने लगी थी। वो अभी बिजनेस की जिम्मेदारियां संभालना नहीं चाहता था। वो अपने कुछ दिन मस्ती के साथ अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहता था। इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा, मैं तो अभी बच्चा हूं, मैं ये कैसे संभालूंगा? मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। डैड, भाई को समझाइए प्लीज। अभिनव धीरे धीरे उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, लड़कियां छेड़ने का तो अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हें। वो तो बिना सिखाए ही सीख गए थे ना, ये भी सीख जाओगे। अभिनव ने शिवा की टांग खींचते हुए कहा, भाई आप तो पर्सनल दुश्मनी निकालने लग गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं रहा। शिवा ने लड़खड़ाते हुए कहा, डैड, आज से इसकी पॉकेट मनी बंद और सैलरी शुरू। सोच लो शिवा, सैलरी तुम्हारी पॉकेट मनी से 4 गुना ज्यादा है। मेहनत करो और पैसा कमाओ। इतना कहकर अभिनव बाहर चला गया। उसे सुकून था कि अब ये उल्लू का पट्टा नव्या के आगे पीछे भी नहीं घूमेगा। उधर शिवा अपना मुंह लटकाए राघव के सामने खड़ा था, मानो उनसे कह रहा हो कि डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब इस भाई से तो मेरी सारी उम्मीदें आप पर ही है। लेकिन शिवा की बेचारी नजरों पर राघव ने कोई असर नहीं दिखाया। उन्होंने भी शिवा पर तंज कसते हुए कहा, सोच लो शिवा, 2 हफ्ते में भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगा तो तुम्हें सब सिखा दूंगा, वरना उसके बाद तुम्हें सब कुछ अपने बड़े भाई से सीखना पड़ेगा। और वो कितने प्यार से तुम्हें सिखाएगा ये तो तुम जानते ही हो। राघव ने मुस्कुराते हुए बोला, इनकी बीवी से प्यार से 2 बात करने से इतनी बड़ी सजा कौन देता है? भला आज तो मेरी आजादी ही छीन ली, अब कर ही क्या सकते हैं। पॉकेट मनी बंद हो गई तो ऐश खत्म हो जाएगी। शिवा ये को सब कुछ मन में सोचने लगा। फिर उसने फेक स्माइल के साथ कहा, ठीक है, जाऊंगा मैं आज से ऑफिस। राघव शिवा की बातें सुनकर खुश हो गया और उन्होंने मन मन सोचा कि चलो सैलरी बहाने ही सही, ये लड़का कुछ तो सीखेगा। इधर नव्या ने मायके में मानवी की शादी की भरपूर तैयारियां चल रही थी। नव्या तो मानो कांच के शीश महल से आजाद होकर आई थी। पूरे दिन घर के आंगन में चहकती, इधर से उधर कुछ न कुछ काम लिए दौड़ा करती थी। दिन में अपनी अम्मा और चाची संग रसोई में जुटी रहती और रात में बन्ना बनने के गानों पर खूब नाचती। अपनी शादी में तो डांट डांट कर उसकी चंचलता पर जैसे जैसे लगाम लगाई गई थी स्वाति ने, लेकिन अब उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। मानवी नव्या से तरह तरह के व्यंजन पकवाना सीख भी रही थी। नव्या की चाची आखिर मानवी को बार बार नव्या को काम काज सिखाने की सलाह दे जाती थी। नव्या का सारा काम खत्म करने के बाद मानवी नव्या के पास आकर कमरे में लेट गई। दोनों बहनें साथ मिलकर एक दूसरे के साथ बात करने लगी। अरे मानवी, तुमने अभी तक अपने इनका फोटो नहीं दिखाया मुझे। मानवी ने झट से अपने फोन में उसे अपने सगाई की तस्वीरें दिखाना शुरू की। मानवी की सगाई के वक्त आरती की तबीयत काफी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से नव्या उसकी सगाई में नहीं आ पाई थी। मानवी, तुम्हारे ये तो शहर में ही नौकरी करते हैं ना? नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, हम दोनों का ससुराल एक ही जगह है, लेकिन फर्क जमीन आसमान का है। मानवी ने कहा, अरे यार पागलों वाली बात मत करो। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो तुझे पसंद तो करते हैं ना? नव्या ने मानवी को छेड़ते हुए कहा, अरे दीदी ये आप क्या कह रही हैं? वो मुझे पसंद करते हैं और ये मोबाइल फोन भी तो उन्होंने ही मुझे सगाई में दिया है ना। और अगर पसंद नहीं करते तो मुझसे शादी ही क्यों करते? मानवी ने शर्माते हुए कहा, हाँ कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं। नव्या कमरे की छत ताकते हुए बोली, कभी छोटे बच्चे देखे हैं जिनकी फरमाइश महंगी चॉकलेट पाने की होती है और माँ बाप जबरदस्ती उन्हें 8 आने का लड्डू पकड़ा देते हैं और वो फिर बच्चे अपने माँ बाप से बिगड़ जाते हैं और उसे लड्डू को नीचे गिरकर उसे अपने पैरों से तले कुचल देते हैं। मिठास तो दोनों में ही होती है।
लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता। अब बताओ इन सब में लड्डू की क्या गलती थी? उसे पैरों तले कुचला गया। नव्या ने मानवी को अपनी कंडीशन समझाते हुए कहा, अरे दीदी, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो तुम? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानवी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। एक तो कल से इनका फोन भी नहीं आया। मानवी रोमांटिक अंदाज में अपना फोन देखे जा रही थी। तभी नव्या ने मानवी की चुटकी काटी। हाय, है मानवी कितनी बेचैन हो रही है अपने सैया के लिए। अरे कर लेना बहुत सारी बातें, बस हफ्ता भर की और बात है। मानवी अब नव्या की बातों को सुनते सुनते पेट के बल लेट गई। दीदी आप भी तो हमें बताइए हमारे जीजाजी के बारे में। मानवी की बातों को सुनते ही नव्या की आंखों में एकदम से अभिनव का चेहरा चमकने लगा। तभी नव्या ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे जीजाजी से तो मधुमक्खी अच्छी है, कम ही डंक मारती है। धत, तेवर नहीं पूछ रहे उनके, हम कुछ और पूछ रहे हैं। जैसे वो समझ जाओ अब कि सब बताना ही पड़ेगा। मानवी की बातों को सुनकर नव्या थोड़ा सा शर्मा गई, जबकि उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ऐसे क्यों शर्मा रही हो? हमें तो पूछ रहे हैं, बताओ ना। ना पूछो हमसे ये, कहकर नव्या करवट बदल कर लेट गई। तभी मानवी ने उसका कंधा पकड़कर मोड़ दिया। तो किससे पूछे? अम्मा से? तुम बहन हो हमारी, तुम्ही से तो पूछेंगे। अरे दीदी बताती क्यों नहीं, शर्माओ मत। नव्या पलटकर अपनी पलकें झपकाने लगी। अच्छा यही तो तुम्हारी सुहागरात कैसी थी? उसके आगे इस सवाल पर नव्या की आंसू आ गई, लेकिन उसने उसे जल्दी से साफ कर लिया था। क्या बताती वो? बस भगवान करे हमारी जैसी सुहागरात किसी के ना हो। ये कहते हुए उसने मानवी को पीछे धक्का दे दिया। सुनो, हमें नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, कल सुबह हमें बहुत काम भी है। इधर हमारे शहजादे शिवाजी का ऑफिस में पहला दिन था। खुद राघव भी ऑफिस गए हुए थे। अभिनव ने होते हुए भी उन्होंने ऑफिस की चिंता कभी नहीं हुई, लेकिन उसके न होने पर वो कंपनी के लोगों को कंपनी के बागडोर नहीं संभालना देना चाहते थे। ऑफिस में टी शर्ट और डेनिम जींस में घुसे शिवा को अपना एक हाथ स्टाइल से जींस की पॉकेट में डाला हुआ था। उसको देखकर सारे एम्प्लॉयज आपस में कुसर पुसर करने लगे थे। अंदर घुसते ही राघव अपने कैबिन में चले गए और शिवा को अभिनव के कैबिन में बैठाकर वेट करने को कहा। शिवा ने चारों तरफ मुंह घुमाते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया। राघव ने अपने ऑफिस के सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय और अभिनव के अंडर के असिस्टेंट के तौर पर काम रही सारिका को अपने कैबिन में बुलाया। वेलकम सर, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी सी यू हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सारिका। वैसे तुम्हें पता ही होगा मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अभिनव कुछ दिनों के लिए दिल्ली गए हैं। ऐसे में जो ऑफिस में उसकी जिम्मेदारियां संभालूंगा, लेकिन तब तक मेरा छोटा बेटा शिवा जो मेरे साथ आया है वो आज की मीटिंग में मेरे साथ रहेगा। तुम उसे नए प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स अच्छे से समझा दो और जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो उसे पढ़ने के लिए दे दो। श्योर सर, शारिका ने आदर के साथ सर झुकाकर कहा और कमरे से बाहर चली गई। इधर शिवा अभिनव के कमरे में इधर उधर घूमता हुआ थक गया था। उसके टेबल पर चढ़कर बैठ गया। सामने पड़ी मूविंग चेयर पर पैरों से मारकर घुमाने लगा और उस मोमेंट पर अभिनव वहां होता तो कच्चा चबा जाता। उसे अपने वर्किंग प्लेस पर यह सब नॉन एथिकल हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने चेयर को लात मारी और टेबल के नीचे कूद गया। मेरा हिटलर भाई ऑफिस में भी वैसे बिहेव करता होगा जैसा घर में करता है। उफ, कैसे इस ऑफिस के लोग उस जालिम को बर्दाश्त करते होंगे, बोलने लगा और शिवा मन ही मन सोचते हुए कहने लगा। फिर डेस्क के एक चक्कर काट कर वो वापस उस पर कूद कर बैठ गया। क्यों ना आज के दिन मैं बिल्कुल अपने भाई की तरह खड़ूस बनकर देखूं। उसे आखिर मजा आता होगा ना इस खड़ूसपन में। वो टेबल से नीचे कूदा, सामने लगे मिरर वाले डोर में अपने गले में टाई ठीक करने का नाटक करने लगा, जो कि उसने पहले भी नहीं पहनी थी। फिर दरवाजा के बाहर से निकला और बिल्कुल अभिनव की तरह अकड़कर चलने लगा। भाई तेरी बैकबोन तुझे गालियां नहीं देती उस पर इतना लोड डालने के लिए? वो बिल्कुल स्ट्रेस चलता जा रहा था और अगल बगल देखे ऑफिस में सभी उसे विश कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी अपनी अकड़ को दिखाते हुए कोई भी किसी को जवाब नहीं दिया। ऑफिस के सभी लोग हैरान थे। सीईओ के छोटे बेटे में जरा भी मैनर्स नहीं है। वो चलता ही जा रहा था कि बगल में लिफ्ट में निकली सारिका जो फाइल्स का बड़ा सा बंडल हाथ में पकड़ी हुई थी, निकलते ही सीधा शिवा से टकरा गई। सारिका गिर गई, सारी फाइल्स जमीन पर फैल गई। अभिनव ने अकड़ते हुए गुस्से में उस पर नजर डाली, लेकिन नजर पड़ते ही शिवा के अंदर बैठा हुआ मजनू जाग उठा। एक तो सामने ये फूलों जैसा नाजुक सा चेहरा, ऊपर से सॉरी बोलने की ये जानलेवा अदा। हाय, मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा आज। आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी, आई डिड नॉट मीन यू बम्प्स लाइक दिस। सारिका ने बैठकर फाइल समेटते हुए कहा। उठो, शिवा ने अपनी आवाज अभिनव की तरह भारी करते हुए कहा।
उसने अभी अभी स्टाइल्स में अपने दोनों हाथ जींस की पॉकेट में डाल रखे थे और बड़े ही एटीट्यूड में सारिका की बातें सुनने लगा। फॉरगिव मी सर, सारिका ने सर झुकाते हुए कहा। हाय कयामत, आज ही कमबख्त दम ना निकल जाए हमारा। शिवा उसके करीब आया। सारिका ने उसे 2 कदम पीछे कर लिए। तभी शिवा और आगे बढ़ा और पीछे हट गई। आखिर में वो लिफ्ट के दरवाजे से एकदम सट चुकी थी। शिवा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो देखते ही सारिका ने आंखें बंद कर ली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सारिका के गले में पड़े आई कार्ड को उठाया। मिस सारिका खन्ना। ये यस सर। सारिका के सुंदर से चेहरे पर पसीने के बूंदे छलक आई। वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। यू आर फायर्ड, क्योंकि तुम्हारे इन दोनों आंखों की जगह बटन लगे हैं। इन आंखों से भला क्या ऑफिस का काम करोगी? शिवा का अभिनवपना जमकर बोल रहा था। अपने भाई की नकल उतारने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और सारिका लिफ्ट में ही गिर जाती। और शिवा ने उसका हाथ न पकड़ लिया होता तो किसी फिल्मी हीरो की तरह वो लिफ्ट के दरवाजे पर सारिका का हाथ थामे खड़ा था। खुद को नौकरी से निकाले जाने की बात सुनकर सारिका दुखी हो गई थी। वो धीरे से बोली, प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए सर। शिवा को लगा शायद वो उसका हाथ पकड़ने की वजह से ऐसा कर रही है और वो बोला, एज यू विश। उसने झट से सारिका का हाथ छोड़ दिया और सारिका धड़ाम से लिफ्ट में गिर गई। शिवा अकड़ता हुआ वहां से वापस चला आया। गुस्से से तप रही और उसने जैसे जैसे खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। कितना गुरूर है खुद पर इस अकड़ू को। एक तो खुद देख कर नहीं चलता, ऊपर से मुझे नौकरी से निकाल दिया, वो भी इतनी सी बात पर। काश अभिनव सर यहाँ होते। दरअसल जैसा सोच रहा था शिवा, अभिनव का व्यवहार ऑफिस में उससे एकदम उलट था। वो अपने वर्किंग प्लेस पर सबसे बहुत ही ज्यादा घुल मिलकर रहता था, बल्कि आज शिवा के व्यवहार के बाद ऑफिस का हर इंसान अभिनव को और भी ज्यादा याद कर रहा था। इधर अभिनव का काम 2 दिन में ही फिनिश हो गया। मिस्टर ए के समय से पहले आ गए और वो डील भी फाइनल हो गई। उसने तुरंत अपने पिता को डील के पेपर्स मेल कर दिए। ये देखकर राघव बहुत खुश हुए। उन्होंने अभिनव को फोन किया, डैड वर्क इज डन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि काम इतना जल्दी फिनिश हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, मुझे पूरी उम्मीद थी। मिस्टर ए के खुद हमारे साथ बिजनेस में इंटरेस्टेड थे, इसलिए उन्होंने समय से पहले डील फाइनल कर ली। आई एम कमिंग बैक डैड, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने गहरी सांस ली। जल्दी आओ, मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। उम्मीद है तुम खुश होगे बेटा। राघव ने फोन रखकर आंखें मूंद ली। उनकी आंखों के कोरों से हल्का सा पानी बह निकला। आज पहली बार राघव की आंखों में पानी छलक कर बाहर आया था। आखिर अभिनव के लिए राघव ने क्या प्लान सरप्राइज किया था, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सारिका अगले 2 दिन ऑफिस नहीं आई। किसी को नहीं पता था कि सारिका ऑफिस क्यों नहीं आ रही, इसलिए राघव भी परेशान हो गई। उन्होंने मन में सोचा, सारिका जैसी जिम्मेदार एम्प्लॉय बिना बताए लीव तो नहीं ले सकती। फिर भी उन्होंने खुद सारिका को कॉल किया। सारिका, हाउ कुड यू बी सो इरिस्पॉन्सिबल? एटलीस्ट यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। राघव ने फोन पर गुस्से में कहा। दूसरी तरफ से सारिका ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर राघव शॉक्ड रह गई। व्हाट? हाउ कुड ही डू दैट? तुम यहां आओ, फिर मैं उससे बात करता हूं। फोन के दूसरी तरफ से राघव ने कहा। इधर नए नए आशिक बने शिवा भाई साहब पूरे ऑफिस में सारिका को ही ढूंढ रहे थे। क्या बात है, आज जाने मन दिख नहीं रही। कहीं लिफ्ट में गिरा देने का बुरा तो नहीं मान गई। शिवा मन ही मन सोचकर सारिका को वहीं पर ढूंढने लगा था। अगले ही कुछ मिनटों में राघव ने शिवा को ऑफिस में बुलवा लिया और सारिका पहले ही वहां पर बैठी हुई थी। साहबजादे, आप हमें यह बताइए कि तुमने सारिका को फायर क्यों किया? राघव ने गुस्से में कहा। अब बेचारे राज दुलारे बताते तो क्या कि मैं बड़े भैया की नकल कर रहा था, मुझसे भिड़ गई तो फायर कर दिया। वो बड़ी स्टाइल में चेयर पर हाथ चिपकाते हुए बोला। वो डैड, एक्चुअली इस लड़की को सही से काम करना तो छोड़िए, सही से चलना भी नहीं आता। ऐसी एम्प्लॉय हमारी कंपनी की रेपुटेशन डुबो सकती है, इसलिए मैंने निकाल दिया। राघव शिवा की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। राघव ने कुछ देर उसे आंखें तरेड़ कर देखा और फिर पूछा, किस हैसियत से? क्या? शिवा ने हैरान होते हुए कहा। मैंने पूछा, किस हैसियत से तुमने उसे जॉब से निकाला? कौन हो तुम कंपनी के? ये कहते हुए राघव के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। मैं आपका बेटा हूं, शिवा ने हकलाते हुए कहा। लेकिन यहां तुम अभी भी सिर्फ ट्रेनी हो। डिसीजन लेना तुम्हारा काम नहीं है। मेरे कौन ऑफिस में रहेगा और कौन जाएगा, यह सिर्फ मैं और अभिनव डिसाइड करते हैं। क्या तुमने अभिनव या मुझसे पूछने की जहमत नहीं उठाई? सारिका अभिनव के पर्सनल असिस्टेंट और तुम्हारी बॉस। ऑफिस में अपॉइंटेड नए लोगों को काम सिखाना, उन्हें ट्रेन करना इनका काम है, और उनमें तुम भी शामिल हो।
शिवा की आंखें फैल गई और सारिका को देखे जा रहा था और मन ही मन उसने कहा, और ले ले पंगा। जो बम दूसरों के ऊपर फोड़ना चाहता था वो खुद पर ही फूट गया। इसे कहते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। लेकिन मैंने तो कुल्हाड़ी ही मार ली। अब देखना है तो उसे गिन गिन के बदले लेगी। वो फांके तो देखो, कल तक जो मुझे महबूब दिख रही थी आज खून की प्यासी चुड़ैल नजर आ रही है। तू तो गया बेटा। चलो सॉरी बोलो सारिका को। सुना नहीं तुमने? कुछ कहा है मैंने? राघव ने गुस्से में कहा। सॉरी का सारिका मैम, सॉरी। शिवा ने हाथ जोड़ते हुए कहा और दरवाजे की तरफ हाथ फैलाते हुए कहा, अब आप चलेंगी या यहाँ पर मखमल की कालीनें बिछवा दूं आपकी शान में? सारिका अभी भी उसे घूरे जा रही थी। राघव उसके मुखातिब होते हुए बोले, तुम्हें भी जब कोई ऑफिशियल लेटर नहीं मिला था तो तुमने कैसे मान लिया कि तुम्हें नौकरी से निकाला गया है? आइंदा ऐसा मत करना। चलो अब उस लड़के को काम सिखा दो। राघव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर। सारिका सर झुकाकर वहां से चली गई थी। सारिका अभिनव के कैबिन में आ गई और लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर शिवा को दे दी। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। राघव सर का ऑर्डर है कि आप नए प्रोडक्ट की मीटिंग को में रिप्रेजेंट करेंगे। सारिका ने कहा, अरे यार, मेरे से यह न सब होगा। खुद पढ़कर खुद रिप्रेजेंट कर लो। शिवा ने कहा। शिवा सामने टेबल पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाता हुआ बोला। सारिका आगे बढ़ी और गुस्से में उसका पैर खींचकर नीचे डाल दिया और गुस्से में कहा, बिहेव योर सेल्फ एंड स्टे इन योर लिमिट्स। मैंने तुम्हें कहा है कि इसे पढ़ना है तो पढ़ना है। लो पढ़ो। सारिका ने सभी फाइल्स बोहें चढ़ाते हुए उसके सामने पटक दी और दोनों हाथ बांध कर खड़ी हो गई। एक बात बताऊं, तुम ना मेरे खड़ूस भाई का फीमेल वर्जन हो। शिवा ने सारिका की तरफ देखते हुए कहा। शिवा की बातें सुनते ही सारिका के गुस्से भरे चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। सर बिल्कुल खड़ूस नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या अंडरस्टैंडिंग है। एक खड़ूस ही दूसरे खड़ूस की तारीफ कर सकता है। एक्सक्यूज मी, उस दिन जब तुम मुझसे टकराई थी ना तो मैं बस अपने भाई की नकल कर रहा था, इसलिए तुमसे इतना रूड बिहेव किया, वरना रियल लाइफ में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। शिवा ने सारिका की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आप अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। अभिनव सर ऐसे नहीं है। अगर उस दिन तुम्हारी जगह वो होते तो कभी ऐसे रूड बिहेव नहीं करते। सारिका ने कहा, तुम मेरे भाई की चमची हो क्या? तमीज से बात करो, तुम्हारी बॉस हूं मैं। सारिका दांत किटकिटाते हुए बोली। इधर अभिनव रात को घर में पहुंच गया था और खाना खाने के बाद अपने रूम में आ गया। अभिनव ने आते ही नौकरों से अपने पिता के बारे में पूछा। वो जल्द से जल्द डील के पेपर्स राघव को सौंपना चाहता था। उसे पता था कि उसके पिता कितने दिनों से इस डील को फाइनल करने में लगे हुए थे। राघव ऊपर बार में बैठे थे। ये उनके और उनके बेटे की दोनों की पसंदीदा जगह थी। डैड, डैड, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। आज हम बेस्ट वाइन के साथ इस डील को सेलिब्रेट करेंगे। अभिनव ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। अभिनव ने खुशी में एक महंगी शराब की बोतल से गिलास में भरना शुरू कर दिया। चियर्स डैड। वो गिलास टकराता हुआ खुशी में बोला। राघव ने वो फाइल अपने हाथ में ले ली और अपने पास रखे कुछ पेपर्स को उठा उसे दे दिया। हाँ बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या डैड? आजादी। राघव ने पेपर्स की तरफ इशारा किया और अभिनव पेपर्स खोलकर पढ़ा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। शराब का गिलास जोर की आवाज से जमीन पर बिखर गया और उसके चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो गई। डाइवोर्स पेपर डैड? हाँ बेटा, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं इस जबरदस्ती के रिश्ते से। मुझे पता है कि मैंने गलती की। दो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे थोड़े से लालच के कारण। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह पूरे परिवार से नफरत करते और खुद में कुड़ते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मुझे सोचना चाहिए था कि एक बार ऐसा निर्णय लेने से पहले, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं और चाहता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर वही खुशी देखो जो पहले हुआ करती थी। राघव के बातों में पश्चाताप था। अभिनव मूर्ति बनकर सुनता रहा। अपने पिता के मुंह से निकला एक एक शब्द तीर की तरह उसके कलेजे को छलनी कर रहा था। और नव्या, वो कहां जाएगी? अभिनव ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। राघव ये सुनकर गंभीर हो गए और थोड़ा रुक कर बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, वो कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी हमारे साथ। उसका मैंने निर्णय ले लिया है। नव्या के वापस आने के बाद जिस दिन सुबह तुम उसे तलाक दोगे उसी शाम मैं उसकी शादी शिवा से करा दूंगा। वो मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहता। भले ही मुझे मुखिया जी के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। अभिनव के ऊपर तो बिजली सी गिर गई थी। अब उसकी पत्नी उसी के घर में उसी के नजरों के सामने उसके छोटे भाई की पत्नी बनकर रहेगी।
न जाने वो कैसे मुंह बंद किए था, पर अपने पिता की हर बात सुने जा रहा था। और शिवा, क्या आपने उससे पूछा है? अभिनव की बातें सुनते ही राघव हंस पड़े और उनकी हंसी में दर्द भी छलक रहा था। एक बार एक लड़के की मर्जी के बिना शादी कराई तो यह दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं वो गलती दोहराऊंगा? मैंने शिवा से इस बारे में बात की थी, वो इस रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार करने को तैयार है। बस अभिनव के कान इससे ज्यादा कुछ नहीं सुन सकते थे। वो उठा और इधर उधर देखे बिना ही दौड़ते हुए अपने कमरे में चला आया। तभी कान में ईयरफोन लगाए शिवा अपने कमरे में जाते हुए अभिनव से टकरा गया। उप्स, आई एम सॉरी भाई, बोलकर अंदर जाने ही वाला था। अभिनव वे क्रोध के कारण ज्वालामुखी फट गया और उसने शिवा का कॉलर पकड़ा और धक्का देकर उसे दीवार से सटा दिया। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी नव्या से शादी करने के लिए हाँ बोलने की? बोलो, अभिनव ने गुस्से में कहा। तो उसमें गलत क्या है? अभिनव उसका कॉलर पकड़ते हुए चीखता हुआ बोला। पहले मुझे ये सब सिर्फ मजाक लगता था, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि अपने बड़े भाई की पत्नी पर ऐसे निगाह डालोगे, ये मैंने सपने में नहीं सोचा था। कौन सी पत्नी? अभी 2 दिन पहले ही तो आपने कहा कि वो आपकी पत्नी नहीं है और न ही होगी। उसी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं? ये सुनते ही अभिनव की पकड़ थोड़ी सी ढीली हो गई। या वो पत्नी जो आपके कमरे में कोने पर सोफे में सिकुड़ी हुई बैठी रहती है, कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, वो आपसे ये तक नहीं कह सकती कि एसी ऑफ कर दो। वो पत्नी, या वो पत्नी जो हफ्ते भर पहले बुखार में तप रही थी। पूरे घर में सब उसकी तबीयत को लेकर परेशान थे, लेकिन आपने उसके तपते माथे पर एक बार भी हाथ नहीं रखा। उसे एक बार भी नहीं पूछा कि उसे दवाई चाहिए या नहीं। या वो पत्नी जिसके बेमौके जलील करने में आपका कोई भी कसर नहीं छोड़ती। कौन सी पत्नी की बात कर रहे हैं आप? शिवा ने भी आज अपने मन की सारी बातें अभिनव के सामने खुली किताब की तरह रख दी थी। तभी कॉलर की पकड़ ढीली हो गई और शिवा की आवाज में और तेजी हो गई थी। भाई, डैड आपसे नहीं कह सकते थे, लेकिन पूरा घर जानता है आपको नव्या से नहीं, बल्कि नव्या को आपसे आजादी दिलाई जा रही है। बेचारी ने बहुत सह लिया आपको। डैड इतनों दिनों बाद एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, और मुझे जो करने को कहेंगे मैं करूंगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में मुड़ गया, लेकिन जाते जाते अभिनव को आईना दिखा गया। अभिनव के कदम इतने भारी हो चुके थे कि उससे चला नहीं जा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंचा और उसकी आंखों में पानी भर आया। सच कह रहा था शिवा, उसने कभी नव्या को जरा भी परवाह नहीं देखा, और होती तो शायद हक वो अपना तलाक से मना कर दे, लेकिन उसने तो कभी नव्या से सीधे मुंह तक बात नहीं की थी। और ये तलाक सिर्फ उसे नहीं बल्कि नव्या को भी एक जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद करने वाला था। अभिनव ने अपने आंसू पोंछे और बहुत हिम्मत इकट्ठा करके नव्या का नंबर डायल कर दिया। ये घंटी भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी और नव्या ने फोन उठा लिया, मानो वो उसी के फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। हेलो, अभिनव ने गला साफ करते हुए बोला। अभिनव का फोन देखते ही नव्या के चेहरे पर हल्के से मुस्कान आ गई और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, जी जी कहिए, हम ही बोल रहे हैं। घर कब आ रही हो? अभिनव ने पूछा। अगर पंख होते तो शायद अभी उड़कर चली आती। नव्या फोन कान के लगाए खुशी से नाच रही थी। पहली बार उसके पति ने उसे फोन कर घर पर आने के लिए पूछा था। जब आप बताएं, कुछ काम था आपको हमसे, बताइए कल आ जाएं। अभिनव आंसुओं से भरी आंखें लेकर मुस्कुरा उठा। उसने दांतों से अपने होठ काट लिए, शायद उसका सिसकना उसके भाव सुन लिया था। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या आपकी? कुछ बोलिए ना आप। हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? नव्या ने फिक्र जताते हुए पूछा। तभी अभिनव ने फोन काट दिया और उसकी सिसकियां और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फोन बगल में रखकर डाइवोर्स के पेपर देखने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अभिनव ने सर उठाकर देखा तो शिवा खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसने शिवा को देखकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। किसी का फोन आया था मेरे पास अभी, यह पूछने के लिए कि आपकी तबीयत कैसी है। शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बातें सुनकर अभिनव ने मुंह फेर लिया और उसके सामने कुछ सुना नहीं हो जैसे। तभी शिवा कमरे के अंदर आकर कूदकर उसके बेड पर उसके पास बैठ गया। क्या अभिनव ने नव्या को तलाक देगा या फिर शिवा और नव्या की शादी हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।